गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कार्बोहाइड्रेट की क्लास 4 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या देखा था कि ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज की संरचना के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं हमें, वो हमने देखे थे। ठीक है। एक मेन रिएक्शन देखी थी लास्ट क्लास के अंदर, जो क्या थी, लाब्री-डी-ब्राइन बोन एकेन्स्टीन पुनर्विन्यास। ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें क्वेश्चन किस तरह से पुट होता है कि आपको ये बताना है कि जब भी हमें इंटर कन्वर्जन करना हो, जब भी हमें इंटर कन्वर्जन करना हो ग्लूकोज का मैनोज में, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन काम में आएगी। कैसे काम में आएगी कि जब भी हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, सांद्र अम्लों की उपस्थिति में, सांद्र अम्ल ले लो कोई भी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन ले लिया हमने, इसके साथ जब भी ग्लूकोज को गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, ये फ्रक्टोज में और मैनोज में कन्वर्ट हो जाएगा। मैनोज में भी कन्वर्ट होता है और इसी के साथ ये फ्रक्टोज में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है। और ये क्या होते हैं, आपस में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। और किसकी उपस्थिति में होते हैं हमेशा ये, किसकी उपस्थिति में होते हैं हमेशा ये, सांद्र NaOH या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस की उपस्थिति में ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी, लाब्री-डी-ब्राइन बोन एकेन्स्टीन रीअरेंजमेंट। ठीक है। इसकी मैकेनिज्म हमने कल पढ़ ली थी। ठीक। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि जो ग्लूकोज है वो, उसकी संरचना कैसी होती है, उसका विन्यास कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लूकोज का विन्यास। आइसोमेरिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री ये आपकी पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में। ठीक है। तो यहां पर वही काम में आएगी। तो हमारा टॉपिक क्या है, ग्लूकोज अणु का विन्यास। ग्लूकोज जो होता है वो दो फॉर्म में मिलता है हमें। एक तो मिलता है डी और एक मिलता है एल फॉर्म में। डी जिसको हम किससे लिखते हैं, प्लस से लिखते हैं, और एल जिसको हम किससे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं। ठीक है। ये सारा किसमें आपका फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, तो मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगी कि डी क्या है, एल क्या है। ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी क्या होता है, तो इसको कैसे निकालते हैं, ये आपको फर्स्ट ईयर में देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज की संरचना है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन सी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऊपर पहले कार्बन पे क्या होता है, एक एल्डिहाइडिक समूह होता है। क्यों होता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है ना। 6 कार्बन का एल्डोहेक्सोज है। 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोज बोल रहे हैं हम। ठीक है। ओज किस लिए बोला, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है। और एल्डो क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। इसका जो सेकंड कार्बन है, इन सब पे क्या होता है, OHH होता है। 1 2 3 4 5 और 6 पर होता है CH2OH। ये जो बीच वाले कार्बन होते हैं ना, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह के ग्रुप का जो भी पोजीशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि इस ग्लूकोज अणु का विन्यास क्या है। कि ग्लूकोज अणु का विन्यास जो होता है ना, उसमें ये जो आपका थर्ड कार्बन है, यहाँ पे क्या होता है, इन बाकी कार्बन से OH और H की पोजीशन क्या होती है, उल्टी होती है। ठीक है। हमने जब भी डी और एल देखना होता है तो हम किससे देखते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड का जो विन्यास होता है उससे देखते हैं कि ग्लिसरैल्डिहाइड में अगर हमारा हाइड्रोक्सी समूह जो होता है वो अगर राइट हैंड साइड में है तो हम इसे किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। ठीक है। ग्लिसरैल्डिहाइड में अगर OH समूह हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। और यही सेम जो कंपैरिजन है किस में काम में आएगा, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में काम में आएगा।
ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो आपका लास्ट वाला कार्बन है इस पर जाकर चेक करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें अगर OH समूह जो है वो आपका राइट हैंड साइड में है तो हमारा ये कौन सा होगा, डी ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये क्या होगा, डी ग्लूकोज होगा। ठीक है, इस डी को हम किससे, प्लस से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा, इस पूरे कार्बन वाली सीरीज को अगर हमें याद रखना है तो हमें क्या करना है कि पहले कार्बन पर तो क्या है, एल्डिहाइडिक समूह है। ठीक है, एल्डिहाइड है। ठीक, और जो थर्ड कार्बन है उस पर क्या होता है, OH और H होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में OH होता है और राइट हैंड साइड में H होता है। बाकी सारे कार्बन के ऊपर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में H और राइट हैंड साइड में OH होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, विन्यास है किसका, डी ग्लूकोज का। ठीक है, अगर हमें इसी का एल ग्लूकोज बनाना है, एल या जिसे हम क्या कहते हैं माइनस से लिखते हैं, एल ग्लूकोज अगर बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, एल्डिहाइडिक समूह आपका सेम होगा। ठीक है, एल्डिहाइडिक समूह तो सेम होगा, हमें चेंज क्या करना है, बाकी के कार्बन पे करना है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन क्या होगा, CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, डी किसे लिखा, जिसमें क्या है, राइट हैंड साइड पर जहां पर OH आ रहा हो। ठीक है, तो अगर एल बनाना है तो हम OH को किधर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो H कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा। बस चेंज कहाँ पे होगा, इस थर्ड वाले कार्बन पर होगा। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है कि आपका जो थर्ड कार्बन है उस पर विन्यास बाकी कार्बन से क्या होता है, डिफरेंट होता है, हमेशा अलग होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज की अगर डी वाली संरचना आप बनाते हो तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर OH या हाइड्रोक्सिल समूह हमेशा कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। लेकिन 3 कार्बन पर, थर्ड कार्बन पे क्या होता है, हमेशा ये चेंज होता है, उल्टा होता है इसका विन्यास। ठीक है, अगर एल ग्लूकोज की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, सारे हाइड्रोक्सी समूह जो है वो कहाँ पे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आपका थर्ड कार्बन है इसका विन्यास क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ये आपको ऐसे याद रखनी है, डी और एल दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद है तो आप एल ग्लूकोज अपने आप बना सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या करना है, H और OH की पोजीशन चेंज करनी है, और थर्ड कार्बन हमेशा क्या होता है, इस बाकी H और OH से क्या होता है, उल्टा होता है, उसका विन्यास हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये संरचना किसकी हो गई, डी ग्लूकोज की और एल ग्लूकोज की। अब अगर यहाँ पे फ्रक्टोज की संरचना देखनी हो तो वो कैसे देखेंगे। ठीक है, फ्रक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या होता है कि ग्लूकोज के अंदर तो क्या होता है, एल्डिहाइडिक समूह होता है। ठीक है, और फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, कीटोन समूह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें फ्रक्टोज बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये तो आएगा CH2OH। ठीक है, और ये जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पे आएगा कीटोन। फर्स्ट कार्बन पे कीटोन नहीं आएगा। फर्स्ट कार्बन पर अगर कीटोन आ गया तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। अगर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, संयोजकता पूरी करने के लिए हम अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो जब भी हमें कीटोन बनाना है तो हम किस पे बनाएंगे, सेकेंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर बनाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, डी फ्रक्टोज बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, डी फ्रक्टोज। एल्डिहाइड और कीटोन समूह का ही चेंज होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में। तो जब भी हमें ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना है तो हमें क्या करना है, पहला जो कार्बन है उस पे तो हाइड्रोक्सी समूह ही आ जाएगा, और सेकंड कार्बन पे हम क्या बना देंगे, कीटोनिक समूह बना देंगे। ठीक है, और बाकी सारा क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। अब इसी तरह हम एल अगर फ्रक्टोज बनाना है, हमें एल फ्रक्टोज अगर बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये एल्डिहाइडिक समूह हटाएंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी समूह आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH2OH। ठीक है, और जो सेकंड कार्बन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कीटोनिक समूह। तो ये हमारा क्या बन जाएगा,
एल फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, जो आपकी खुली संरचना होती है ग्लूकोज की, ठीक है, चक्रीय नहीं, खुली जो संरचना होती है ग्लूकोज की, वो हमें दो रूपों में मिलती है, एक डी और एक एल। डी जिसको हम प्लस से भी लिखते हैं, यानी ये दक्षिणावर्त घूमती है जब भी इसको बाह्य क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और एल जो कि क्या होती है, नेगेटिव से लिखी जाती है, जिसका मतलब क्या है कि ये जब भी इसको प्रकाश में रखा जाता है तो ये क्या करता है, इसका घूर्णन जो होता है वो वामाव्रत होता है हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रक्टोज की संरचना। ग्लूकोज के बाद में क्या होगी, फ्रक्टोज का संरचना होगी। ये क्या है, फ्रक्टोज का विन्यास है। ये क्या है, फ्रक्टोज का विन्यास है। ठीक है, और ये क्या है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज की खुली संरचना है, ना कि चक्रीय। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कि ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज का जो अणु है, ग्लूकोज का जो अणु बनाया हमने, ग्लूकोज के जो विन्यास बताए, उसके अंदर प्रकाशिक समावयवी कितने होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के अणु के अंदर प्रकाशिक समावयवी कितने होते हैं। यहाँ पर हम इसे वापस अगर ग्लूकोज करें तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा HOH और ये एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH और ये एल्डिहाइड। ठीक है, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होगी फ्रक्टोज की जगह। अब इस फ्रक्टोज में या ग्लूकोज में, सॉरी ग्लूकोज के अंदर अगर हमें ये देखना है कि ये जो ग्लूकोज है इसमें प्रकाशिक समावयवी कितने हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स जब भी हमें निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको 2 की पावर n से लिखते हैं कि हमारे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो कितने हैं, उसकी संख्या कितनी होगी, हमेशा 2 की पावर n होगी। अब ये जो n है ये क्या है, n यहाँ पर है असममित कार्बन की संख्या। ठीक है, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, किरेल कार्बन की संख्या। n क्या है, किरेल कार्बन की संख्या, या फिर असममित कार्बन जिसे कहते हैं, जिसकी वैलेंसी चारों क्या होती है, अलग अलग होती है, कार्बन की संख्या होती है। तो अब इस ग्लूकोज के अणु के अंदर असममित कार्बन कितने हैं, हमारे 4 हैं। कौन कौन से, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये वाला क्यों नहीं है असममित कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो कि क्या है, सेम है। असममित या किरेल कार्बन का मतलब है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, और चारों की चारों क्या होती है, एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए। यानी एक कार्बन के ऊपर 4 जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तब वह क्या होता है, असममित कार्बन होता है या किरेल कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 4 कार्बन है इसमें तो असममितता मिलती है, लेकिन ये 5वां कार्बन है, इसके ऊपर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, तो इसकी वजह से ये किरेल नहीं होगा। ये जो कार्बन है इसमें क्या होता है, इसमें ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि इस कार्बन के साथ 1 और 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड का मतलब ये होता है। तो ये ऑक्सीजन 2 क्या हो गई, एक कार्बन पर सेम हो गई, तो ये भी क्या होगा, किरेल नहीं होगा या असममित कार्बन नहीं होगा। तो हमारे पास कितने किरेल कार्बन बचे, ये बीच वाले 4। ठीक है, तो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर प्रकाशिक समावयवी जो होते हैं वो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे। ठीक, ये हो गई प्रकाशिक समावयवियों की बात। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर कि ये जो आपके ग्लूकोज का अणु जो बनता है वो किलियनी सिंथेसिस से बनता है, किलियनी संश्लेषण से बनता है। उसको आगे हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में पढ़ते हैं हम कि ग्लूकोज अणु का चक्रीय विन्यास अगर हम बनाए तो वो कैसे बनता है और उसके मेन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। ये तो था क्या, ग्लूकोज का
विन्यास जिसके अंदर क्या होती है, इसकी रेखीय संरचना होती है, चक्रीय नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हम इसके विन्यास का क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हम ग्लूकोज को चक्रीय बना दे या ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बना दे तो फिर वो कैसे बनेगी और उसका विन्यास कैसे होगा और उसको किस किस रूपों में लिखा जाएगा। तो ग्लूकोज की जब भी हम चक्रीय संरचना बनाते हैं तो ग्लूकोज हमें दो रूपों में मिलता है, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है उसकी चक्रीय संरचना जब भी हम बनाते हैं तो ये हमें दो तरह की मिलती है, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। अल्फा और बीटा ग्लूकोज में क्या होता है, सिर्फ एक कार्बन पर H और OH का डिफरेंस होता है। H और OH यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह की पोजीशन का डिफरेंस होता है सिर्फ एक कार्बन पर। अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में, ग्लूकोज की अल्फा और बीटा फॉर्म के अंदर सिर्फ क्या होता है, एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति डिफरेंट होती है। ठीक है, और ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म है ये क्या होते हैं, एक दूसरे के एनोमर होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के एनोमर होते हैं। तो एनोमर क्या होता है, जब दो ऐसी संरचनाएं जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बन पर ही आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह या फिर किसी और जो समूह जुड़े हुए हैं उस कार्बन पर उसका विन्यास उल्टा हो तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एनोमर होते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज की दो संरचनाएं मिलती है, एक अल्फा और एक बीटा चक्रीय संरचनाएं। ठीक है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाएं दो रूपों में मिलती है, कौन कौन सी, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अब इनको देख लेंगे कि अल्फा और बीटा कैसे बनानी है। तो सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज की संरचना ही पता होना चाहिए कि ये क्या है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, बाकी सारे के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोक्सी समूह होगा। ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह कैसे होगा, अगर हम डी ग्लूकोज बनाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर हम क्या करते हैं डी ग्लूकोज बनाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, HOH, यानी हाइड्रोक्सी समूह हमेशा कहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, और थर्ड कार्बन पर हमेशा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये हमारा क्या है, डी ग्लूकोज है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी चक्रीय संरचना बनानी है। जब भी हम इसकी चक्रीय संरचना बनाएंगे दो तरह की बनेगी, एक बनेगी क्या, अल्फा और एक बनेगी बीटा। कैसे बनेगी, अच्छा ये चक्रीय संरचना जो हम बनाते हैं ना, ये 5 कार्बन की भी बन सकती है और 6 कार्बन की बन सकती है। ठीक है, दोनों बन सकती है, दोनों ही बनाएंगे हम यहाँ पे। अगर हम ये 6 कार्बन की संरचना बनाते हैं, 6 कार्बन की अगर चक्रीय संरचना हम बनाते हैं तो क्या होगा, हमें ये जो आपका 5th कार्बन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी किसके साथ, फर्स्ट के साथ। तो ये क्या बनेगा, 6 कार्बन की एक चक्रीय संरचना बनेगी ग्लूकोज की। कैसे बनेगी कि ये जो आपका 5th कार्बन का OH बॉन्ड है, ये आपका 5th कार्बन का जो OH बंध है ये टूटता है। ठीक है, 5th कार्बन का OH बंध टूटता है, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलता है और ये अटैक या आक्रमण किसके ऊपर करेगा, इस कार्बोनिल समूह के, पहले कार्बन के इस कार्बोनिल समूह के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जो, या फिर हम ये कह सकते हैं, सॉरी रुको, इसे ना ऐसे नहीं करते हम, इसे ऐसे करते हैं कि ये जो आपका कार्बोनिल समूह है, ये जो कार्बोनिल समूह है इसके जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये टूटेगा और ये बंध बनाएगा किसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बोनिल समूह का ये जो C डबल बॉन्ड O है ये टूटेगा और ये किसके साथ बंध बनाएगा, इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, जब भी कौन से वाले कार्बन के साथ, 5th नंबर कार्बन के साथ, जब भी ये 5th नंबर कार्बन के साथ बंध बनाएगा तो क्या होगा, इस कार्बन की क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, बढ़ जाएगी।
ठीक है, हमने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ा, ये ऑक्सीजन का बंध बनाया हमने किसके साथ, इस कार्बन के साथ, 5th नंबर के कार्बन के साथ। तो इस कार्बन के साथ कितने जुड़े हुए हैं अलग अलग एटम, 1 2 3 4, 4 बंध बन चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जब भी हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो इसके कितने बंध बन जाएंगे, 5। तो इसकी क्या संयोजकता बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो आपका OH है ये एज ए OH माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, OH क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह एक लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये OH माइनस यानी लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये कहाँ पे आके अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर आकर अटैक करेगा। ठीक है, इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या होगा, फिर ये एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक OH समूह और जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो रही है रिएक्शन कि हम ये जो ऑक्सीजन है या फिर ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको इस डबल बॉन्ड को तोड़कर ये ऑक्सीजन बंध बना रहा है किसके साथ, इस 5 नंबर के कार्बन के साथ। जब ये इस 5 नंबर के कार्बन के साथ बंध बनाएगा तो इसकी संयोजकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये एक लिविंग ग्रुप के तौर पर OH माइनस को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये जो OH माइनस बाहर निकला ये किसकी तरह काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, एक नाभिक स्नेही की तरह काम करता है। और ये किस पर आके अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर आके अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या हो रही है, कम हो रही है। ये 4 की जगह 3 ही बंध बना रहा है जब भी हम ये डबल बॉन्ड तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये OH माइनस जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब ये जो OH माइनस इस पहले कार्बन पर आके जुड़ता है तो इसका जो विन्यास है ये दो तरह से हो सकता है कि ये OH समूह या तो इस कार्बन के राइट हैंड साइड में हो या फिर ये OH समूह जो इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में हो। और यही दो अलग अलग फॉर्म होती है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा फॉर्म क्या होती है, ये जो OH माइनस समूह इस कार्बन पर आके अटैक करता है ये या तो राइट हैंड साइड में होगा या लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा ग्लूकोज। अब अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्सी समूह है ये किसकी तरफ होता है, राइट हैंड साइड में होता है। तो हम एक तरफ क्या लिख लेते हैं, इसका अल्फा ग्लूकोज वाली फॉर्म, और दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं, बीटा ग्लूकोज वाली। ठीक है, तो पहले कार्बन पे हमें क्या किया, हमने एक जो ऑक्सीजन था इस ऑक्सीजन का बंध तो बना दिया नीचे 5वें कार्बन के साथ। ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर हमारे पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था। ठीक है, और दूसरा हमने क्या करवा दिया, अटैक OH करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है इस कार्बन के, तो ये कौन सा, अल्फा एनोमर वाली फॉर्म होती है। पहले कार्बन के ऊपर जब OH जो होता है ये जो अटैक करता है, ये अगर राइट हैंड साइड में है तो ये हमारा क्या है, अल्फा एनोमर होता है ग्लूकोज का। ठीक है, अब बाकी के जो आपके ये कार्बन है ये सेम रहेंगे। ठीक है, 5th कार्बन के साथ हमारा क्या बनेगा, एक चक्रीय संरचना बनेगी। ठीक है, चक्रीय संरचना कैसे बनेगी, ये जो चक्रीय संरचना है ये कैसे बनेगी कि आपका ये जो कार्बन है ये तो सेम रह गया। अच्छा, मैंने 3rd कार्बन पे उल्टा नहीं किया ना, सॉरी। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, 3rd कार्बन पे क्या होगा, ये OH होगा। ठीक है, इसको करेक्ट करना कि ग्लूकोज की संरचना में क्या होता है, जो 3rd कार्बन होता है वो हमेशा बाकी के कार्बन से उल्टा विन्यास का होता है, यानी HOH है तो 3rd कार्बन हमेशा OH ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये OH होगा। अब ये जो 5th कार्बन है 6 वैसे ही होगा, CH2OH ही होगा। ठीक है, तो आपका अब ये जो बचा 5th कार्बन, ये किसके साथ बंध बना रहा है, ये जो 5th कार्बन है इसमें से OH माइनस तो हमने बाहर निकाल दिया। अब इसके ऊपर सिर्फ क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो सिर्फ इसके ऊपर क्या है, इस तरफ एक हाइड्रोजन है, और इस 5th कार्बन और इस 1st कार्बन के बीच में क्या है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये जो 5th कार्बन है ये बंध बना रहा है किसके साथ, इस 1st कार्बन के साथ, और बीच में क्या है, इसके एक ऑक्सीजन। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम कि ये जो कार्बोनिल समूह है इसका ये जो ऑक्सीजन है ये बंध बनाता है इस 5th कार्बन के साथ, 5वें नंबर के कार्बन के साथ। तो इससे जो हाइड्रोक्सी समूह है ये बाहर निकल जाता है।
किस पर अटैक करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। अब ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके क्या बना देगा? CH और OH। H ऑलरेडी था इसके ऊपर, ठीक है, OH और आ जाएगा। अगर ये OH हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो ये अल्फा एनोमर वाली फॉर्म बनेगी। बाकी ये 2, 3 और 4th कार्बन क्या होगा? ये सेम रहेगा दोनों के अंदर। पांचवा जो कार्बन है वो पहले कार्बन के साथ बंध बनाएगा, किसके थ्रू? एक ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है। मतलब पहले और पांचवें कार्बन के बीच में क्या होगी? एक ऑक्सीजन होगी और 6 कार्बन आपका वैसे का वैसे रह जाएगा CH2OH की फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है? अल्फा ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है, ठीक है। ये क्या है? ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है। दो चक्रीय संरचना बनती है, मैंने बताया आपको, एक अल्फा ग्लूकोज बनती है और एक बीटा ग्लूकोज बनती है। अल्फा ग्लूकोज कब बनेगी? जब ये हाइड्रोक्सी समूह आता है फर्स्ट कार्बन के ऊपर, ये आपका राइट हैंड साइड में आए इस कार्बन के, तो ये आपका क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हाइड्रोक्सी समूह आपका लेफ्ट हैंड साइड में आए तो वो क्या होगा? बीटा ग्लूकोज होगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर आपको बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है तो आप क्या करोगे? ये OH इधर ले जाओगे, ठीक है। बाकी की संरचना आप वैसी की वैसी बना दोगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। ये क्या होगा? बीटा ग्लूकोज होगा, जिसके अंदर क्या होता है? पहले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह का जो विन्यास है वो उल्टा होता है कि अगर आपका हाइड्रोक्सी समूह पहले कार्बन पर राइट हैंड साइड में है तो वो अल्फा एनोमर होगा ग्लूकोज का, ठीक है। और अगर आपका हाइड्रोक्सिल समूह पहले कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो आपका क्या होगा? बीटा एनोमर होगा ग्लूकोज का, ठीक है। ये क्या हो गई? ये दोनों चक्रीय संरचनाएं हो गई किसकी? ग्लूकोज की, ठीक है। ये क्या होते हैं? अल्फा और बीटा एक दूसरे के एनोमर की फॉर्म होती है, एक दूसरे के क्या होते हैं? एनोमर होते हैं। और एनोमर क्या होता है? जब एक कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह का विन्यास उल्टा हो, सिर्फ एक कार्बन पर, ठीक है। थर्ड कार्बन भी इनमें सेम है, बाकी के सारे कार्बन सेम है, सिर्फ विन्यास कहाँ पे उल्टा है? इस पहले कार्बन पे। तो ये एक दूसरे की क्या होती है? एनोमेरिक स्ट्रक्चर होती है, एनोमेरिक संरचना होती है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखनी है आपको कि ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर म्यूटा रोटेशन मिलता है। ग्लूकोज जो होता है उसकी जो चक्रीय संरचना होती है, ये जो आपकी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है? म्यूटा रोटेशन मिलता है। म्यूटा रोटेशन का मतलब परिवर्तित ध्रुवण घूर्णक होता है ये, ठीक है। म्यूटा रोटेशन, ये जो आपकी चक्रीय संरचनाएं हैं ग्लूकोज की, इसके अंदर हमें क्या मिलता है? म्यूटा रोटेशन मिलता है, जिसे क्या लिखते हैं हम? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को या ग्लूकोज की इस संरचना का जब भी हम जलीय विलयन बनाते हैं तो वो क्या होता है? एक विशिष्ट घूर्णन शो करता है, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का जलीय विलयन बनाते हैं तो ये ग्लूकोज का जो जलीय विलयन है ये क्या करता है? विशिष्ट घूर्णन के अलग अलग मान देता है हमें, ठीक है। ये जो अलग अलग मान है ये एक ही समय पर हमें मिलते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि एक ही टाइम पर ग्लूकोज जो है वो अलग अलग ध्रुवण घूर्णक अवस्थाओं में हमें मिलता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन कहते हैं। जैसे ये जो ग्लूकोज की अल्फा और बीटा दोनों संरचनाएं हैं, ये क्या होती है? हमेशा साम्य के अंदर रहती है। जब भी हम इनका जलीय विलयन बनाते हैं तो ये जो दोनों संरचनाएं हैं ये क्या होती है? एक दूसरे के साथ साम्य में रहती है, ठीक है, साम्य में रहती है। अब ये जो अल्फा फॉर्म है ग्लूकोज का, इसका जो विशिष्ट घूर्णन है उसका मान तो होता है
प्लस 112 डिग्री। ठीक है, क्या किया हमने, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना का एक जलीय विलयन बनाया। ये जो जलीय विलयन है इसमें ग्लूकोज की दो संरचनाएं साम्य अवस्था में रहती है। कौन कौन सी, एक अल्फा ग्लूकोज, एक बीटा ग्लूकोज। अब अल्फा ग्लूकोज की जो विशिष्ट घूर्णन का मान है वो तो होता है प्लस 112 डिग्री, और जो आपका बीटा ग्लूकोज होता है उसके विशिष्ट घूर्णन का मान होता है प्लस 19 डिग्री, 19 डिग्री। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन का मान क्या होता है, प्लस 112 डिग्री, और जो बीटा ग्लूकोज होता है उसका विशिष्ट घूर्णन का मान होता है प्लस 19 डिग्री। और ये जो ग्लूकोज की संरचना है ये हमेशा साम्य अवस्था में रहती है, तो इसका जो एवरेज या औसत ध्रुवण घूर्णक का मान जो होता है या विशिष्ट घूर्णक का मान जो होता है वो क्या होता है, प्लस 52 डिग्री होता है। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का जलीय विलयन बनाते हैं तो वो हमेशा किस में मिलता है, हमेशा प्लस 52 डिग्री के विशिष्ट घूर्णन के साथ हमें मिलता है। ठीक है, और इसकी दोनों अवस्थाएं मिलती है यहाँ पर, एक तो अल्फा ग्लूकोज मिलती है जिसका विशिष्ट घूर्णन प्लस 112 डिग्री होता है, और एक बीटा ग्लूकोज होता है जिसका विशिष्ट घूर्णन कितना होता है, प्लस 19 डिग्री होता है, 19 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गई ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाएं। अब इसके बाद में हमने ये क्या किया, एक बार तो क्या किया हमने, ये 6 कार्बन की संरचना बना दी, 6 कार्बन की या 6 मेंबर की चक्रीय संरचना बनाई। ठीक है, एक बार तो हमने क्या किया, 6 मेंबर की चक्रीय संरचनाएं बना दी। 6 मेंबर कैसे हुए, इसके अंदर काउंट कर सकते हैं हम, जैसे ये आपकी एक चक्रीय संरचना है। ठीक है, तो इसमें एक तो कार्बन ये हो गया, दूसरा ये ऑक्सीजन हो गया, तीसरा ये वाला कार्बन हो गया, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। तो ये जो संरचना है ये हमारी क्या है, 6 कार्बन की संरचना है। ठीक है, तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है जो क्या होता है, हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र होता है। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र। ठीक है, उसमें हम इसको लिखते हैं 6 कार्बन वाली या 6 एलिमेंट वाली जो चक्रीय संरचना होती है उसको, उसमें ग्लूकोज को, और कैसे लिखते हैं वो बताती हूं मैं अभी आपको, कि ग्लूकोज का जो आपका हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र है वो कैसे बनाते हैं। वो हम 6 मेंबर की रिंग भी बना सकते हैं, 6 मेंबर की चक्रीय संरचना भी बना सकते हैं उसके अंदर, और ग्लूकोज की 5 मेंबर की चक्रीय संरचना भी बना सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल होती है। ग्लूकोज की 4 मेंबर की और ग्लूकोज की 5 मेंबर की और ग्लूकोज की 6 मेंबर की, दोनों ही चक्रीय संरचनाएं हमें मिलती है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है अभी, हार्वर्ड प्रक्षेपण